गुड आफ्टरनून। जय माता दी। राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया। चल आइए। ऑनलाइन दोस्त गुड आफ्टरनून। चलिएगा, आइए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ध्यान यहाँ पे कुछ पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आपसे इलास्टिसिटी के टॉपिक्स डिस्कस किए थे, और फिर उसके ग्राफ की बात करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उन टॉपिक्स को डील करते हुए जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ घर में आप लोग पढ़ रहे हो, साथ साथ चल रहे हो हमारे। ज़्यादा आगे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने टॉपिक करवाए हैं बस उतने ही आप रिवाइज करें अपने एंड पे, साथ साथ चलिएगा। मदद करो मुझे रिवाइज करवाने में। हमने प्लीज़ अभी ध्यान यहाँ पे, हमने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था जी? रिस्पॉन्सिवनेस। किसकी रिस्पॉन्सिवनेस? डिमांड की। किसके रिस्पेक्ट में? प्राइस के रिस्पेक्ट में। यानी कि प्राइस में कैसा चेंज आता है उसके रिस्पेक्ट में हमारी डिमांड कैसी हरकतें करती है। मतलब प्राइस लेट अस सपोज 10% से इंक्रीज होता था, तो क्या मेरी डिमांड का चेंज, क्योंकि इंक्रीज हुआ है प्राइस तो डिमांड तो कम होनी चाहिए, क्या ये 10% से ही कम हुई है? क्या ये 10% से ज़्यादा से कम हुई है? क्या ये कम से कम हुई है? या चेंज ही नहीं हुई है, बराबर है, या फिर इनफाइनाइट चेंज हो गई है? प्राइस चेंज का कैसा असर आता है ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चीज़ हमें बताती है कौन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतनी बात याद है आपको? तो अब आप मुझे रिवाइज करवाओ। क्या रिवाइज करवाओगे? लेट अस सपोज डेल्टा क्यू का चेंज ज़्यादा है डेल्टा पी से, तो इलास्टिक या इन इलास्टिक? इलास्टिक। अच्छा, रिलेटिव या परफेक्ट? क्या बात है, रिलेटिवली इलास्टिक, या सिंपल अगर इलास्टिक भी बोलूँ ना तो भी चलेगा, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ईडी की वैल्यू बताओ। ग्रेटर देन 1 कैसे निकलती थी? सिंपल, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी से। क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बताना मुझको, डेल्टा क्यू का चेंज कम है डेल्टा पी से। इन इलास्टिक, परफेक्ट वाली, रिलेटिव वाली, ईडी की वैल्यू लेस देन 1। जो ये चेंज है बिल्कुल बराबर है, यूनिट इलास्टिक। अच्छा, ईडी की वैल्यू 1। अच्छा, इसमें ना कोई चेंज ही नहीं आया। कैसी इन इलास्टिसिटी? परफेक्टली इन इलास्टिक। ईडी की वैल्यू 0 और बहुत ज्यादा चेंज आ गया। परफेक्टली इलास्टिक, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट। यहां तक आपको बात क्लियर है? अब ना दोस्त, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड हम रिलेटिव इलास्टिक और इन इलास्टिक मानते हैं। हम कभी भी ना अपनी मर्जी से ये दो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप रियल सिनेरियो, रियल सिचुएशन, रियल वर्ल्ड लाइफ चेक करो। क्या ऐसा कभी होगा कि प्राइस में चेंज आए लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी ना चेंज हो, टस से मस ना हो, इतना सा भी ना चेंज हो? क्या ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में? क्या ऐसा हो सकता है? बताओ किस में हो सकता है? कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है? नेसेसरीज या मेडिसिन, उनके लिए रिलेटिवली इन इलास्टिक अक्षर इस्तेमाल होता है। प्राइस में अगर चेंज आता है ना नेसेसिटीज के केस में या मेडिसिन के केस में, उस केस में भी हल्का फुल्का वेरिएशन आता है। इनइलास्टिक होती है पर रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं दे रहा रिलेटिवली इनइलास्टिक का, फिर तो परफेक्ट के साथ जाना ही जाना है। इकोनॉमिक्स में ये चीज़ आप रियलाइज करोगे, क्या चीज़? कि आप जो पढ़ोगे ना वो एज इट इज़ क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं होने वाला है। आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे और आपको जो बहुत बेटर ऑप्शन है ना, बिल्कुल उसके नज़दीक का, वहाँ तक आपको पहुँचना होता है। क्या कह दिया मैम आपने? जैसे एग्जाम्पल लो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था ईडी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है प्राइस इलास्टिसिटी की।
पर तब क्या अगर हमें ऑप्शन में माइनस दे ही नहीं रखा, तो क्या सवाल छोड़ दोगे या सवाल गलत है? नहीं गलत है, गो विद एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं ना वो एज इट इज आप अपने सवालों पर अप्लाई करो, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, हल्का फुल्का वेरिएशन आपको दिखेगा। नेसेसरीज के केस में, मेडिसिन के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, पर अगर ऑप्शन दे ही नहीं रहा रिलेटिव में तो इनइलास्टिक पे चले जाओ, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक पे चले जाओ। ये नहीं कि सवाल गलत है, हम तो ये पढ़ के आए थे, मैम ने तो ये पढ़ाया था, बुक में तो ये लिखा है, सवाल ही गलत है, या हमें आता नहीं, या हमने छोड़ दिया, या क्लास में हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ना दोस्त, वो बेसिकली अगर हम बात करें, पहले मैं इलास्टिक की बात कर रही हूँ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है ना वो मिलती है आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आपको याद है क्या, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो आप डिमांड कर्व बनाते थे वो एक स्ट्रेट लाइन होता था। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ के आए होंगे ना, तो उसमें ये जो ग्राफ बनता था वो ऐसा बनता था, ये प्राइस होता था, यही एआर होता था, यही एमआर होता था, यही डिमांड कर्व होता है, और यही इलास्टिसिटी इनफाइनाइट दिखाता है। और अब आप बताओ, क्या आप 11वीं 12वीं में ये भी पढ़ के आए हो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो मार्केट होती है वो एक मिथ है? रियल मार्केट में एज इट इज दिखती नहीं है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एग्जाम्पल्स हम देंगे, बिल्कुल देंगे, समझाने के लिए बिल्कुल एग्जाम्पल्स देंगे, हाइपोथेटिकल। क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, एग्जैक्टली परफेक्ट कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं आएगा कि देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, सवाल कैसा आएगा, ये प्रोडक्ट है, इलास्टिसिटी बताओ कम या ज़्यादा, यानी कि इलास्टिक या इनइलास्टिक, या फिर वैल्यू पूछेंगे आपसे, या फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इलास्टिसिटी का आपसे ग्राफ पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक की, तो बोलो जी ग्राफ की शेप कैसी। और यहाँ से बहुत बार अगर 10 बार सवाल है ना, तो 10 में से 8 बार इन्हीं के ऊपर सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है तो उस केस में डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, या फिर ईडी की वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू तो हमें समझ में आ गई है क्या होती है। अब हम सबके चेक करते हैं ग्राफ जो है ना वो कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुक में नहीं देखेंगे आप, यहाँ पे क्लास में इधर जो है ध्यान रखेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं दोस्त अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब यही है कि प्राइस में जैसा भी चेंज हो, हल्का सा भी चेंज हो, नेग्लिजिबल सा भी चेंज हो, जैसा भी चेंज हो, मेरी जो डिमांड का चेंज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, लेट अस सपोज हम बात करते हैं डायमंड्स की, उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए ज्यादा महंगे पे डायमंड्स खरीदेंगे, वो तो एक्सेप्शन है उनका। पर मैं अपनी या आपकी या हम सबकी बात करें, जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास है, आपको मैंने बताया भी था, रिच हैंडफुल ऑफ पीपल है। ज़्यादा कैसे हैं हमारे, मिडिल क्लास हैं, लोअर इनकम ग्रुप भी मिलेगा, बिलो इनकम ग्रुप भी मिलेगा। क्या आप बताओ उन लोगों के लिए अगर डायमंड के प्राइस और बढ़ जाएं, क्या बहुत से लोग होंगे जो इसकी डिमांड को कम कर देंगे, इनफाइनाइटली कम कर देंगे। अभी गोल्ड के ही देख लो ना, गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, वो बिस्किट्स परचेज कर रहे हैं इस उम्मीद से कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे तो मुनाफा हो जाएगा। पर अगर लेट अस सपोज मुझे ज़रूरत है, मैं खरीदना चाहती हूँ एक गोल्ड की रिंग, मैं शायद अवॉइड करूँगी क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं वेट करूँगी कि कभी तो कम होंगे, और जब तक कम नहीं होंगे मैं शायद तब तक अपनी डिमांड को पोस्टपोन करती जाऊँगी। और ऐसा मैं नहीं, मुझ जैसे बहुत से लोग करने वाले हैं।
तो इस केस में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में मेरा कर्व कैसा बनेगा, आप सोच के बताओ। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि क्या मेरा डिमांड कर्व यहाँ पे बनता है इस प्रकार से, क्या ऐसे ही बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। यहाँ पर ईडी की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। मतलब प्राइस, लेट अस सपोज प्राइस मेरा चेंज हम क्या बोलते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन प्राइस या नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस या स्मॉल चेंज इन प्राइस, मेरी डिमांड बहुत ज्यादा से बदल जाती है। तो यहाँ पे हम नेग्लिजिबल सा ही चेंज दिखा रहे हैं, ना के बराबर कि चेंज हुआ भी नहीं था कुछ खास, फिर भी देखो डिमांड जो है ना वो चेंज होती जा रही है। पहले इतनी थी, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, प्राइस कम होने की वजह से। और अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो हो सकता है फिर वो कम भी हो जाए, इतनी थी, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, डिमांड कर्व मेरा कैसे बनेगा? मेरा डिमांड कर्व बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे या वर्टिकल? आइएगा बुक से पढ़ते हैं इसी बात को। इस टॉपिक के बाद कुछ ऐसे टॉपिक हम लेंगे जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे पहले, आपके लिए वो शायद फर्स्ट टाइम होगा। तो ध्यान जो है प्लीज़ क्लास में ही रखेंगे। ये चीज़ तो आप लोग जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हो शायद करके आए हो, तो और इजीली आप रिलेट कर पाओगे। तो जब भी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है तब डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में? कुछ करना है तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहाँ पर मिलता है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बहुत अच्छे से करेंगे मार्केट चैप्टर में। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, क्या क्या हमारी डिमांड इलास्टिसिटी कैसी है, उस केस में ईडी की वैल्यू क्या आएगी, और उस पर्टिकुलर केस में डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है। तो आप मुझे बताओ क्या इस वाले केस में ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट, अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या यहाँ पर ईडी की वैल्यू जीरो होती थी? क्योंकि क्वांटिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, एक बात बताओ, क्वांटिटी क्या कह रही है? मैं तो चेंज नहीं होने वाली, प्राइस चाहे ये हो, ये हो, ये हो या कम हो जाए, मैं नहीं हिलने वाली, मैं नहीं हिलने वाली, मैं तो जिद्दी हूं। irrespective of any change in price, quantity demanded does not change। मैं नहीं चेंज होने वाली, मैं नहीं चेंज होने वाली। तो देखो ना, जब प्राइस मेरा ये है तो भी मेरी डिमांड यहीं पर टिकी हुई है, जब मेरा प्राइस ये है तो भी डिमांड लाइन वहीं पर है। कुछ भी मेरा प्राइस हो रहा है, डिमांड मना करती है, मैं नहीं चेंज होंगी, मैं नहीं मूव करने वाली। तभी तो डेल्टा क्यू यानी कि क्वांटिटी का चेंज जीरो है, क्योंकि वो मना कर रही है मुझे नहीं चेंज होना है। मतलब क्या कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं है। आप बढ़ाओ प्राइस, आप प्राइस कम करो, क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई खास जो है ना वो फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में आप बताओ डिमांड कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है?
वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। आइएगा, क्या इस केस में मेरा ईडी 0 होना चाहिए? क्या इस कर्व में यही दिख रहा है कि क्वांटिटी 0 है उसका चेंज? क्या इस वाले कर्व में यही दिख रहा था कि डिमांड जो है वो इनफाइनाइटली चेंज हो सकती है? चल नेक्स्ट देखते हैं। आइएगा, कहाँ पे है ये वाला? परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में वर्टिकल डिमांड कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। और देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं सिर्फ थ्योरेटिकल एप्लीकेबिलिटी है, प्रैक्टिकली आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यही चीज यहां पर है, परफेक्ट कंपटीशन में दिखता है, पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करती रियल लाइफ में। तो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक पढ़ने के लिए तो अच्छे हैं, रियल लाइफ में जबरदस्ती के एग्जाम्पल चिपकाए जाते हैं। रियल लाइफ में जबरदस्ती के एग्जाम्पल चिपकाए जाते हैं। चलो मैं जबरदस्ती का एग्जाम्पल लेती हूँ। लेट अस सपोज हम जो ये एयर है जो ब्रीद इन कर रहे हैं, इसके ऊपर पैसा ठोक दिया जाए, इतने रुपए। हाइपोथेटिकल ना, हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी तो है नहीं। आप बताओ, सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा हवा ले लोगे, महंगी हो जाएगी तो कम कर दोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहां पर परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक हम अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। सवाल कह दे कि ये वाले प्रोडक्ट की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है या परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो माथा टेक देंगे, तो मान लेंगे उसकी बात को। पर अपनी मर्जी से किसी भी सवाल में किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हम परफेक्ट या परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं मान सकते। समझ में आई ये बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस, जब मेरी यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व है, जब मेरा यूनिट इलास्टिक डिमांड है, तो डिमांड कर्व कैसा? इसका मतलब जितना प्राइस का चेंज उतना ही क्वांटिटी का चेंज। इस केस में एज यूजुअल जो डिमांड कर्व होता है वही बनता है, वही बनता है। मतलब अगर मेरा प्राइस OP है तो मेरी क्वांटिटी OQ है। अगर मेरा प्राइस 10% से इंक्रीज होगा ना, तो ये डिक्रीज भी 10% का ही है। और अगर मेरा प्राइस 10% से कम होगा ना, तो ये इंक्रीज इन डिमांड भी 10% का ही है। इस केस में डिमांड कर्व की यूजुअल शेप होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, पर बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस शेप को बोला जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारा पार्ट नहीं है, सिर्फ क्योंकि नाम आया है तो बहुत ही कम अक्षरों में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोई भी एक ऐसी शेप होती है जिस लाइन से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाएं तो एरिया बराबर आए। मतलब ये देखो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, और ऐसे हम अगर परपेंडिकुलर किसी भी लाइन से दो एक्सिस पे ड्रॉ करें तो एरिया बराबर आता है। ऐसी शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। बात खत्म। हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फीचर्स देखें, नहीं, क्योंकि यहां पे बस शेप यूनिट इलास्टिक के केस में डिमांड कर्व की शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि इन केस ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग यूनिट इलास्टिक डिमांड व्हाट वुड बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व? ऑप्शन ए वर्टिकल डिमांड कर्व, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी स्टीपर डिमांड कर्व, ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात खत्म। क्या जवाब दोगे इस सवाल का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आई आपको ये बात? अब बाकी के बचे हुए दो केस देखते हैं। बोलो क्या हुआ? पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा बचा क्या? रिलेटिवली, अच्छा एक बार इसको बुक से भी पढ़ लेते हैं। आइएगा, यूनिट इलास्टिक के केस में यानी कि डेल्टा क्यू जब बराबर है प्राइस से, तो उस केस में मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप रहता है डिमांड कर्व का। मतलब जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी? ठीक है। अब आइएगा, रिलेटिवली
इलास्टिक डिमांड कर्व, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड के केस में लेट अस चेक डिमांड कर्व कैसा। ऑनलाइन दोस्त आपको समझ में आ रहा है? हाँ, थम्स अप करके बता दो कैसे, कभी तो बताया करो, कुछ तो बोला करो, लिख दिया करो मतलब। हाँ चल देखिएगा, क्या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब यही था कि जो भी प्राइस में चेंज आएगा उसका असर डिमांड पे ज्यादा आएगा? यही मतलब था ना, यही मतलब था। तो दोस्त रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व मतलब बना के देखते हैं ना। ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है मेरा लेट अस सपोज ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। मैंने प्राइस को क्या किया, मैंने प्राइस को लेट अस सपोज थोड़ा सा कम किया, थोड़ा सा कम किया। तो डिमांड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। देखो ये डिमांड बढ़ गई। क्या आपको लग रहा है प्राइस का चेंज तो छोटू सा है, डिमांड का चेंज तो बहुत ज्यादा है? ये केस तभी होगा जब डिमांड कर्व मेरा फ्लैट होगा, क्योंकि अगर यूनिट इलास्टिक देखूं तो सेम चेंज होता है। फिर नेक्स्ट शेप या तो फ्लैट या स्टीप। अभी स्टीप बनाऊंगी ना तो चेंज आपको दिखेगा कैसा होता है। मतलब क्या कि अगर अगर मेरी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है तो कर्व कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा, कर्व मेरा फ्लैटर बनेगा। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्या इसका मतलब यही है कि जो भी प्राइस में चेंज आएगा उसका असर डिमांड पर कम आएगा? यही मतलब है ना, यही मतलब है। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे डिमांड कर्व बनाना पड़े तो अब ये डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। मतलब अगर मेरा पहले प्राइस था OP जिस पर मैं OQ डिमांड किया करती थी, अब अगर लेटस से कि मेरा प्राइस जो है ना वो कम हो गया है तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, डिमांड बढ़नी चाहिए ना। क्या डिमांड इंक्रीज हुई? हुई तो है, पर क्या प्राइस के मुकाबले चेंज कम है डिमांड में? बिल्कुल, यही तो हम चाहते थे दिखाना। तो ये केस सिर्फ तब बनेगा, यानी कि रिलेटिवली इनइलास्टिक के केस में मेरा जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीप होता है, वो स्टीप होता है। आपको बात समझ में आई? पांचों केस समझ में आए? एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ध्यान देंगे। अब आप मुझे बताओगे क्या अगर इलास्टिक डिमांड है, चलो परफेक्ट वाले केसेस से स्टार्ट करते हैं पहले। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, प्लीज बुक में मत देखना, बिना देखे कोशिश करें जवाब देने की। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है उस केस में क्या मेरा ये लिखना सही रहेगा? क्या इस केस में डिमांड कर्व मुझे बनाना पड़े तो क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसे ही तो बनेगा कर्व। इसका मतलब ईडी की वैल्यू क्या है? 0। आई बात समझ? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करूं, क्या मैं सही लिख रही हूं दोस्त? अगर इनफाइनाइट चेंज है यानी कि ये बनेगा डिमांड कर्व, क्योंकि चेंज देखो कितना भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। क्या इस केस में ईडी की वैल्यू यही होगी? चलो नेक्स्ट बताएंगे फिर आप। अगर मैं बात करूं यूनिट इलास्टिक की, यूनिट इलास्टिक डिमांड की, क्या मेरे दोस्त मैं सही लिख रही हूं? क्या इस केस में डिमांड कर्व ऐसा ही बनेगा, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला?
क्या इस केस में ईडी की वैल्यू 1 आएगी? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को भी नहीं है ना? पक्का? चले आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देखते हैं। मैंने कहा अब बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्या इसका मतलब यही है कि प्राइस का असर ज्यादा आएगा डिमांड पर? क्या इस केस में ऐसा तभी होगा जब मेरा डिमांड कर्व कैसा बने? फ्लैट बने। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लैटर डिमांड कर्व, फ्लैट। क्या ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी? लास्ट केस चेक करते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्या इसका मतलब यही है? क्या इस केस में स्टीप बनेगा? क्या इसका मतलब यही है? सहमत हो सबसे? कोई भी पॉइंट जिसमें कोई डाउट हो? क्लियर है दोस्त? इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है जी। चल हर्षित, सारा कॉन्सेप्ट हिला दिया। परफेक्टली इलास्टिक में डेल्टा पी इनफाइनाइट होगा या क्यू? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हो, यानी कि प्राइस का असर डिमांड पे देख रहे हो। पी कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा? क्यू इनफाइनाइट होगा दोस्त। आओ चलो जल्दी से मेरे को ना मदद करो बताने में। इलास्टिसिटी की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक भटक रही है? आपने चेक की ना, 0 से इन्फिनिटी जो है इसकी आत्मा भटक रही थी, बीच में 1 आ गया। क्या मैं कह सकती हूं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और इलास्टिक? समझ में आई बात मेरी? श्योर? श्योर। चल बुक पर आएंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। वही क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, जरा उनके प्रैक्टिस करते हैं। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चले, और आप घर पे जाएं ना और आपको लगे कि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो कि लगना चाहिए, खुद से फीलिंग आएगी ना तभी काम बनेगा। तो आपके चैप्टर के पीछे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। जो जो टॉपिक कवर हो गए हैं वो आप खुद समझ जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के। तो जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना शुरू करें। ऑब्वियसली क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलें, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डेल्टा क्यू इज स्मॉलर। क्या बोलोगे? इलास्टिक बोलोगे या इन इलास्टिक? रिलेटिव या परफेक्ट? रिलेटिव। क्या इस केस में ईडी की वैल्यू लेस देन 1 होती है? अच्छा, अगर डिमांड कर्व भी पूछ लेते शेप, तो स्टीप होता या फ्लैट होता? चेक करो। रिलेटिवली इन इलास्टिक में, रिलेटिवली इन इलास्टिक में डिमांड कर्व स्टीप होता है। तो अगर पूछा होता तो क्या हम वो भी जवाब दे सकते थे? दे सकते थे। अभी इसका तो क्लियर है? तो प्लीज सवाल को एनालाइज करना शुरू करो। ऑब्वियसली तो बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टिल आई वांट यू पीपल कि आप इस तरीके से लिख लिया करो। एक तो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि सवाल सिर्फ ये नहीं आ सकता, उससे रिलेटेड बहुत से सवाल बन सकते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस जो है साथ साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे 12। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी से बताओ, पेप्सी और कोका कोला कैसे प्रोडक्ट? सब्स्टिट्यूट, यानी कि प्राइस ऑफ एक, डिमांड ऑफ दूसरा प्रोडक्ट, कैसा रिश्ता? डायरेक्ट रिश्ता।
अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। अब आप मुझको बताओ प्राइस फैक्टर, नहीं बस मेरे एनालिसिस का जवाब दो। ये जो डिमांड कोका कोला की बढ़ रही है, क्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कोका कोला के प्राइस कम हुए? नहीं। क्या ये प्राइस फैक्टर है कोका कोला के लिए या नॉन प्राइस? नॉन प्राइस फैक्टर है। इसमें शिफ्ट होगा या मूवमेंट? शिफ्ट। कैसा, राइट में या लेफ्ट में? अब जवाब दो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यानी कि कोई और भी सवाल आता ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, अगर किसी और तरीके से भी फ्रेमिंग होती तो हम जवाब दे सकते हैं। ये हम आपको बस बता रहे हैं। आइएगा 17 देखेंगे। 17th क्वेश्चन चेक करो। द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस सवाल को, है तो कुछ भी नहीं पर सवाल आता है एग्जाम में ये वाला। द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% एंड क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग डिमांडेड फॉल्स बाय 25%। अच्छा बताओ ना, डेल्टा क्यू कितना है? 25% की गिरावट है और प्राइस 22% से इंक्रीज हुआ है। एक बात बताओ, अगर ईडी पूछता मुझसे निकालने के लिए तो कैसे निकालते? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, यानी कि 25/22। मतलब जो भी वैल्यू आएगी 1 से तो ज्यादा ही आएगी। इलास्टिक बोलोगे इन इलास्टिक? ऑप्शन। तो सवाल अगर आपसे न्यूमेरिकली भी पूछ लेता क्या आएगी वैल्यू तो भी बता सकते थे। अच्छा, विद अ माइनस साइन और विदाउट माइनस? माइनस के साथ। हाँ, ऑप्शन में माइनस नहीं होता तो कंसिडर कर लेते पॉजिटिव वैल्यू भी। ठीक है जी दोस्त, पक्की बात। चलो 17 के बाद आप करिएगा 26, 27, और वो दोनों सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, 26 और 27। इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, बस रुक जाओ। इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, क्या इनइलास्टिक को मैं ऐसे लिख दूं जैसे मैं कर रही हूं? प्लीज आप भी अपने बुक्स में मार्क करेंगे, बाद में आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, पूरे पूरे वॉल्यूम्स के टेस्ट दोगे या सेल्फ स्टडी करोगे अपने एंड पर, तो ये चीज़ आपको मदद करेगी। तो हम जो लिख रहे हैं ना क्वेश्चन के साथ, मैंने पहले भी कहा था आप भी लिख लिया करो, फायदे में रहोगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे डिनोट करवाऊं, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो जाओगे? हो जाओगे? नहीं होगे ना? नहीं होना। आगे बताओ। कह रहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज, मतलब प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस इंक्रीज। तो आप बताओ क्वांटिटी कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना? कम होगी। अच्छा एक बात बताओ, क्वांटिटी कम होगी मतलब अगर प्राइस लेट अस सपोज 20% से बढ़ेगा प्राइस, तो क्वांटिटी लेस देन 20% से गिरेगी। यही मतलब है ना इसका? यही मतलब है ना? यही मतलब है, यही मतलब है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भाई नेसेसिटी है, तो प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो डिमांड पे कोई खास असर तो नहीं आएगा। लोगों को जो काम करना है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इनइलास्टिक है। कह सकते हैं, सवाल खुद ही कह रहा है। अच्छा तो अब आप बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, मतलब ये इंक्रीज ज्यादा होगा और इसका डिक्रीज रिलेटिवली कम होगा। अब आप जवाब दो। ऑप्शन बी। क्या ये ऐसे लिखने से हमें इजी हुआ एनालिसिस करना? इजी होगा। अपने एंड पे प्लीज चीजों को आसान बनाने की कोशिश करो, वरना फंस जाओगे, इकोनॉमिक्स में फंस जाओगे, चीजें आप रट नहीं पाओगे। बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है। वॉल्यूम 2 जो मैक्रो करेंगे उसमें सिर्फ एक नेशनल इनकम है जो आप करके आए, और वो भी कितना किया वो मुझे पता है। आई मीन 11th-12th में उतना कंटेंट नहीं था जितना यहाँ पे आप करोगे। उसके अलावा पूरा मैक्रो नया है, पूरा नया है। इंडियन इकोनॉमी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, अभी अच्छा खासा है। सो हमारे पास कोर्स की कमी नहीं है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप रट नहीं पाओगे। द बेस्ट पार्ट इज इकोनॉमिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपको लर्न नहीं करना है। आप सिर्फ चीज़ों को 2, 3, 4 बार रीड करें, पढ़ें। आप जितनी बार एक चीज़ को पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा धीरे धीरे आपको पेज नंबर भी याद हो जाएगा, अगर आप मेरे कहने के हिसाब से चलोगे तो।
मैं आपसे बार बार कहूंगी कि ये क्वेश्चन जो बुक में है ना उनको बार 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 प्रैक्टिस करो। बच्चा मेरे पास आएगा, मैम थक गए हैं, आंसर्स तो लर्न हो गए हैं, हमें पता है उसको कैसे करना है, फिर से क्यों करें। मैं फिर कहूंगी नहीं, फिर से करना है, करना है। ऐसा नहीं कि हो गया तो बस काम खत्म। और सिर्फ ये भी सवाल नहीं है, इसके अपार्ट आप अगर डिमांड चैप्टर चेक करो ना, ऑलमोस्ट 180 सवाल हैं आपकी बुक में इसी चैप्टर के, आप गिन लेना घर पे जाके। 150 से तो ऊपर है, मैंने जब काउंट किए थे आई गेस 175 के आसपास थे। एक बार आप अपने एंड पे भी देख लेना सारे क्वेश्चंस मिला के, एग्जामिनेशन, एडिशनल और ये एक्सरसाइज के। ये तो सिर्फ बुक में है, इसके अपार्ट हम टेस्ट भी तो आपके लेंगे ना, उसमें अलग क्वेश्चन दिखेंगे। आप करने वाले बनो। कंटेंट मेरे पास बहुत है, सवाल मेरे पास बहुत है आपको देने के लिए। आपको इधर उधर उलझने की जरूरत नहीं है, ये मटेरियल पकड़ लें, इसका पकड़ लें, एक्स्ट्रा कर लें। 11-12 का हमारा थोड़ा सा रहता है एडिशनल कुछ पकड़ लें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ आए हो ना, हम पे ट्रस्ट करके आए हो ना, तो हम पे ट्रस्ट रखो। हम भी तो यही चाहते हैं ना आप यहाँ से पास होकर निकलें। हम थोड़ी ना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आए। तो आप हम पे भरोसा करके आए हैं, हम पे भरोसा रखें और जैसा कह रहे हैं वैसा करें। डेली रीड करनी है बुक, क्योंकि दोस्त रीड करना बहुत ज़रूरी है। पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है। मैं लाख अपनी लैंग्वेज लिखवा दूं, मैं लाख आप लोग अपने रजिस्टर्स में भी नोट करो, वो थोड़ी ना आएगा। ना पढ़ाने वाली मैं अकेली हूँ, बहुत से टीचर्स हैं। ना पढ़ने वाले सिर्फ आप हैं, बहुत से बच्चे हैं। टीचर्स बहुत, बच्चे बहुत। हमारी लैंग्वेज में से इंस्टीट्यूट पेपर नहीं बनाएगा, वो तो अपनी ये दी हुई लैंग्वेज को ही फ्रेम करके सवाल बनाएगा। तो जब तक आप इसको अपने दिल से दोस्ती इसके साथ नहीं करोगे ना, दिक्कत आएगी आपको। पेपर फिर से बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे तो कुछ नंबर तो मिलेंगे। अच्छा चलो फॉर्मूला ही लिख दिया, नंबर मिल जाएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत। ठीक है जी, चल 26 में बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? 27 करो। सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। थम जाओ। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? नाराज तो नहीं होंगे? ठीक है। कह रहे मैनेजमेंट ऑफ रेस्टोरेंट इज कंसीडरिंग रेजिंग प्राइसेस, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो पक्की बात है ना डिमांड कम होगी। क्या डिमांड ज्यादा असर आएगा डिमांड कम पर? क्योंकि भाई ऐसा ही तो लिखा है हमने। जवाब दे दो, ऑप्शन ए। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्यों एनालिसिस करने के लिए बोल रही हूँ, आपके इजी चीजों को करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगी सवाल पढ़ो अब ऑप्शन ढूंढो। अरे बहुत बार ऐसा, जहां तक चीजों को आसान बना सकते हो बनाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बिना ऑप्शन पढ़े हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कब हमें एनालिसिस करना है। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना, जो ऊपर के 90 से ऊपर लाने हैं जिन बच्चों को नंबर, उनके लिए कुछ तो सवाल ऐसे होंगे ना जो हर कोई जवाब नहीं दे पाता। तो वैसे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो वो वाले किस प्रकार से करना है वो भी हम देखेंगे। स्लोली ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा। आइएगा आगे करेंगे हम। लेट मी चेक इफ आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू। 55 करो। करिएगा 55। The price of a commodity decreases from 6 से 4। प्राइस आया 6 से 4 पे, क्वांटिटी गई 10 से 15 पर। अरे ईडी पूछा है, बताओ। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू 5, डेल्टा पी 2, ओरिजिनल प्राइस 6, ओरिजिनल क्वांटिटी 10। क्या 1.5 आ रहा है? सही है क्या ये जवाब मेरा? -1.5। हाँ, अगर माइनस वाला ऑप्शन नहीं होता 1.5। 1.5 इज इट ओके? श्योर? अब समझ में आया कि कब माइनस देखना है कब नहीं देखना। लेट अस सपोज ये ऑप्शन होता ही नहीं, फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, फिर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा ये ना लिख लो प्लीज। इन इलास्टिक का ना, क्योंकि मतलब होता है कि क्वांटिटी में जो भी चेंज आएगा ना वो कम का आएगा इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। ये मेरे एरो जो है ना वो मैंने इसी तरीके से लगाए हैं अक्षत। ऑनलाइन दोस्त, ये जो मैं एरो डिनोट कर रही हूँ ना, आप देखें इस वाले केस में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राइस का चेंज कम दिखाया है,
डिमांड का ज्यादा दिखाया है, क्यों? क्योंकि इलास्टिक बोला था सवाल ने। 26 में क्योंकि इन इलास्टिक बोला है तो मैंने क्वांटिटी पर का चेंज कम दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, ठीक है ना? ओके चल, अब प्लीज अब ध्यान यहां पर, अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे, कुछ नया टॉपिक उठाते हैं। आपने क्या ज्योमेट्रिक मेथड लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या किया हुआ है? चलो हम करेंगे। देखो, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड लीनियर डिमांड कर्व होता है स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो होता है ना वो उसका सेम होता है। ये स्लोप अक्षर जो मैंने बोला मैम ये क्या है बताएंगे समय आने पे। फॉर द टाइम बीइंग क्या मेरा डिमांड कर्व फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा होता है? नाराज तो नहीं हो? ठीक है। अब ना हमें ना क्या करना है, लेट अस सपोज मैंने आपको बोला इलास्टिसिटी बताओ इस पॉइंट पर, 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 यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी, पूरे डिमांड कर्व पे जहां मैंने पॉइंट्स नहीं भी लगाए ना वहां पर भी। यानी कि सवाल कहता है क्या कि यहां पर इस जगह पर आप मुझे इलास्टिसिटी बताओ। तो हम इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड का जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड इस्तेमाल होता है जब हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। बेटा सिर्फ राशि, सिर्फ एनालिसिस के लिए हम जो है माइनस वहां इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है आप कोएफिशिएंट अगर अक्षर आया तो माइनस हटा दोगे, नहीं नहीं, ये बहुत जगह ऐसी बात प्रचलित है पर ऐसा नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगी। कंक्लूजन्स यानी कि दो प्रोडक्ट की अगर कंपैरिजन करते हैं तब माइनस इग्नोर करते हैं, ठीक है? चलें, ऑनलाइन ना कह रहे हैं लैगिंग हो रहा है, एक बार चेक करें कहाँ लैग हो रहा है। चलें, तो इलास्टिसिटी ना अगर मुझे कैलकुलेट करनी है ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एनी पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व तो हमें इस्तेमाल करना है ज्योमेट्रिक मेथड। हमें इस्तेमाल करना है ज्योमेट्रिक मेथड। और ज्योमेट्रिक मेथड पता है क्या कहता है? कहता है जो भी डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट है ना, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, बस इंस्टीट्यूट ना इतनी बात देके खत्म कर देता है। कहते हैं अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डिमांड कर्व के इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग ज्योमेट्रिक मेथड तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर से देखेंगे। आधा काम तो आपको ही आता है, आधा क्या आप पूरा ही बता पाओगे। ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ज्योमेट्रिक मेथड से अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या मतलब है मैम जरा समझाओ। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। मतलब अगर लेट अस सपोज ना दोस्त ये मेरा है मिड पॉइंट, ये है मेरा मिड पॉइंट, यहां पर मुझे लेट अस सपोज इलास्टिसिटी निकालनी है। इसका नाम देती हूं ए बी सी और मुझे B जो कि मिड पॉइंट है उस पे इलास्टिसिटी निकालनी है ज्योमेट्रिक मेथड से। तो आप बोलो लोअर सेगमेंट कितना? BC, यही तो है, इस पॉइंट से नीचे यही तो लोअर सेगमेंट है इसका, अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट यही तो है इसका। क्या लिख दूं इसका मतलब? A B। मैं आपको बोल रही हूं ना ये मिड पॉइंट है, बोला है ना मैंने आपको ये मिड पॉइंट है। क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्या वैल्यू 1 आ जाएगी?
दोस्त इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, पीछे एग्जाम वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, घर जाके जरा चेक करना, बार बार सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा है? ऑन अ स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट, ऑन द मिड पॉइंट, क्या? 1 एज पर ज्योमेट्रिक मेथड। अब सवाल नहीं कहेगा ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड सवाल कभी नहीं कहेगा, कह दिया ना उसने लीनियर डिमांड कर्व, इट मींस ज्योमेट्रिक मेथड का ही इस्तेमाल करना है। आपको कोई वो वैल्यू थोड़ी ना बता रहा है, पी इतना है, क्यू इतना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इतना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इतना, वो थोड़ी ना कुछ बता रहा है। क्या लाइन बोली मैंने? भैया स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे बताओ मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी। मैंने तो कुछ भी नहीं आपको वैल्यू दी। इसका मतलब लीनियर डिमांड कर्व पे अगर इलास्टिसिटी पूछ रहा है, डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी पूछ रहा है, वी आर रिक्वायर्ड टू यूज ज्योमेट्रिक मेथड, विच सेज ईडी निकलता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट से। हाँ ठीक है, चलो अब ऐसे ही ना आप मुझे बताओगे एट पॉइंट ए, बताओ लोअर सेगमेंट क्या हुआ? ए सी। अपर सेगमेंट क्या हुआ? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो आप बताओ एनीथिंग अपॉन 0 इज, क्या यहां पे वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए? आएगी। समझ में आई है आपको मेरी बात? आई है। अब मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, एट पॉइंट सी, बोलो ना सी में लोअर सेगमेंट कितना? कुछ है ही नहीं। अपर सेगमेंट कितना? ए सी, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यहां इलास्टिसिटी कितनी? 0। अब थोड़ा सा और ना टाइम पास करते हैं। मैंने कहा मुझको ना ये वाले पॉइंट पे बताओ, इसका नाम चलो डी ले लेते हैं। मैंने कहा एट पॉइंट डी इलास्टिसिटी कितनी? बोलो ना। लोअर सेगमेंट कितना हुआ? डी सी। अपर सेगमेंट कितना हुआ? ए डी। क्या इलास्टिसिटी की वैल्यू? बस इतना बताना, 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम। 0 से कम या 0 से ज्यादा? 0 से ज्यादा, 1 से कम। क्या इसका मतलब यही है ईडी इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0? क्या इस डिमांड कर्व का भी मतलब यही है? बी और सी के बीच में जो भी पॉइंट लाई करेगा, सी तो 0 वैल्यू दिखा रहा है, बी 1 दिखा रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगी। समझ में आई बात आपको? अच्छा चलो अब एक और टाइम पास करते हैं। इस पॉइंट पे बताओ ई पे, एट पॉइंट ई, बोलो ना लोअर सेगमेंट ई सी, अपर सेगमेंट ए ई। क्या लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज्यादा है? तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। क्या यहां पर ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी? ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी? आएगी। तो आप चेक करो ना, अब ए और बी के बीच में B1 है, ए इंफिनिटी है, इन दोनों के बीच में 1 से ज्यादा, इंफिनिटी से कम, आ गई वैल्यू। क्या इस वाले से भी यही सामने आ रहा है कि ईडी की वैल्यू, इलास्टिसिटी की आत्मा 0 और इंफिनिटी तक ही भटकेगी? बिल्कुल भैया, बेसिक वैल्यू तो 0 से इंफिनिटी पे ही जाती है। यू यूज एनी मेथड, दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। एक जो आप प्रोपोर्शनेट मेथड देख कर आए हो, डेल्टा वाला या परसेंटेज वाला, दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। ये कब इस्तेमाल करना है? व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑन अ सर्टेन डेफिनेट पॉइंट ऑन अ लीनियर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अब सवाल एग्जाम में कैसे आएगा, आप मुझे जवाब देना। 3 सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट के फेवरेट। क्या? ऑन अ स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑन द मिड पॉइंट इज 1। अच्छा, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेयर, या ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितनी है? इंफिनिटी। एक्स एक्सिस आए तो 0। जरा अपनी बुक का ना क्वेश्चन नंबर 5 करके बता दो फिर मुझे। आइएगा 5th क्वेश्चन करके मुझे बताओ। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग 2 एक्सिस, मैंने बना दिया। कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट, बोलो ना।
लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, 1 ही तो आएगी वैल्यू। बस अब याद नहीं रखना, बार बार कहीं कैलकुलेट करो लोअर सेगमेंट इतना अपर सेगमेंट इतना। मिड पॉइंट मीन्स वैल्यू बीच की ही है, 1 इक्वल वैल्यू है, लोअर और अपर सेगमेंट की वैल्यू बराबर है। आंसर क्या रहेगा? 1। क्या आपको समझ में आई? जरा इस चीज को थोड़ा सा और फर्दर हम लेके चलते हैं। चल मैं आप थोड़ा नीट एंड क्लीन प्यारा सा डायग्राम बना के दिखाती हूँ। यहां इलास्टिसिटी कितनी? 0। यहां कितनी? बीच में कितनी? यहां पर कितनी? 1 और इंफिनिटी के बीच में ग्रेटर देन 1, और 0 और 1 के बीच में लेस देन 1। चलो मैं ना इसको बुक वाला ही नाम देती हूं, कैपिटल टी ये पॉइंट, ये स्मॉल टी। आप मुझे बताओ डिमांड कर्व के जैसे 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 मैं ऊपर से नीचे आऊंगी, डिमांड कर्व के ऊपर से नीचे आऊंगी, ईडी की वैल्यू कम होती रहेगी या बढ़ती रहेगी? कम होती रहेगी। दिस इज अनदर क्वेश्चन। As we move down along the same demand curve, the elasticity of demand keeps on decreasing. और अगर मैं इसके ग्राफ के आई मीन कर्व के ऊपर 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 इन दी एयर, बोलो ईडी की वैल्यू कितनी? इन्फिनिटी। मतलब इंक्रीज करेगी, कितनी नहीं, इंक्रीज करेगी। आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? मतलब एज आई मूव फ्रॉम पॉइंट कैपिटल टी टू स्मॉल टी, the elasticity keeps on increasing. However, if I wish to move from point small t to capital T, the elasticity of demand keeps on decreasing. और मिड पॉइंट पे कितनी? 1। समझ में? मिड पॉइंट से ऊपर कितनी? ऊपर ग्रेटर देन 1, मिड पॉइंट से नीचे कितनी? लेस देन 1। और बिल्कुल नीचे अगर हम आ गए, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए तो 0, और वाई एक्सिस तक चले गए तो इन्फिनिटी। खत्म टॉपिक, इतना ही था। आइएगा बुक से पढ़वाती हूँ आपको। चलो ऑनलाइन आंसर आपके ठीक है दोस्त? चल, ज्योमेट्रिक मेथड कब इस्तेमाल करते हैं? जब लीनियर डिमांड कर्व हो और किसी पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या ये जो बोल्ड में लिखा है ये बात सही है? क्या सही है ये बात? इलास्टिसिटी बिकम्स स्मॉलर एज वी मूव डाउन दी कर्व। जितना कर्व के नीचे नीचे जाएंगे उतनी इलास्टिसिटी कम होती रहती है, और कम होते होते 0 पर आ जाती है। जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं तो इलास्टिसिटी बढ़ती रहती है। कहां तक बढ़ सकती है इसकी आत्मा? इन्फिनिटी तक भटक सकती है। समझ में आया? चल आगे बढ़ो फिर। क्या ये आपको समझ में आया? ये अपर सेगमेंट है, ये मिड पॉइंट है, ये लोअर सेगमेंट है। ये आपको डायग्राम समझ में आया? मिड पॉइंट पर कितनी दोस्त? 1। वाई एक्सिस पे कितनी? इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस पर 0। इन दोनों के बीच में 1 और 0 के बीच में ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और यहां पर ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। आई बात समझ? चलो आगे देखो, नोट दिया है, जरा इस नोट को हम चेक करते हैं। वी सी that as we move from t कैपिटल T, ये T की बात कर रहे हैं, towards ये छोटू वाला T, इलास्टिसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है, यही लिखा है ना? अच्छा, मिड पॉइंट पे कैसी होती है? यही लिखा है ना? ये छोटू वाले T पे कैसी थी? यही लिखा है ना? ये बड़े वाले T पे क्या थी? यही लिखा है ना? रटोगे? नहीं रटोगे, लर्न तो हो गया क्लास में। आई बात समझ में? चलो लेट अस मूव टू अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ध्यान देना, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कैटेगरी अब हम शुरू कर रहे हैं। सोचो ना दोस्त सोचो ना, इसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है? अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, कोई चीज ना, लेट अस सपोज
आती है 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए, चलो कार ही ले लेते हैं, कार ना 5 लाख रुपए की कोई कार है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए की कार हमने खरीदी, मतलब खरीदने का सोचा, सोच रही हूँ कार खरीद लेती हूँ, आज मैंने मन बना लिया खरीदूंगी मैं कार, ठीक है। अभी ना क्या हुआ, मुझे ना उड़ती उड़ती खबर आ रही है गाड़ी के प्राइस ना बढ़ गए, गाड़ी के प्राइस इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, राइज हो गए। मैंने पूछा कितने का इंक्रीज आया, कह रहे हैं 50 रुपए। हाँ बस बस बस, हाँ बस, बोलो क्या ये 50 रुपए मुझे मना कर देंगे मत खरीदो गाड़ी? जहां मैं लाखों रुपए का खर्चा कर सकती हूँ वहां 50 रुपए तो वैसे ही रास्ते में आते हुए गोलगप्पे खा लूंगी, हाँ या ना? यानी कि जब जब कोई चीज ऑलरेडी बहुत महंगी है, कोई चीज ऑलरेडी अच्छे खासे प्राइजेस पर अवेलेबल है, उसमें ये अठन्नी चवन्नी का चेंज कोई चेंज होता है? नहीं होता। ये 50 रुपए तो अभी मैं आपसे पूछूं है, इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा निकल आएंगे आपके पास, है ना? तो 50 रुपए तो कोई ज्यादा बात नहीं है। अरे 100 रुपए मैम, तो 100 रुपए भी 5 लाख में कौन सी ज्यादा चीज? अरे मैम 500 रुपए, अरे दोस्त 500 भी कोई ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब 5 लाख के मुकाबले चेक करो ना आप, कंपैरिजन भी तो देखो ना हम किस अमाउंट से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ना दोस्त क्या है, सर बार बार आ रहा है लैग का, सही चल रहा है दोस्त, आप अपने एंड पे देखिए, पंकज यश आप बच्चे अपने एंड पे देखिए, इशू आ रहा है यहाँ पे, सही चल रहा है सब कुछ। चलो तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 लाख के मुकाबले अगर कोई अठन्नी चवन्नी का चेंज आता है ना 10 20 50 100 रुपए का, तो ये कोई चेंज नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल चेंज, इनफिनाइट सिमल चेंज, इनफिनाइट सिमल चेंज, ये अक्षर है बुक में दिखेगा आपको, मतलब इनफाइनाइट सोच के, ये नहीं कि इनफाइनाइट चेंज, मिनिमल चेंज, बहुत ही कम छोटू सा, ऐसा चेंज जो इग्नोर भी कर दोगे आप, इग्नोर कर दोगे ना 50 रुपए, और 50 रुपए गाड़ी खरीदने जा रहे हैं 5 लाख रुपए की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 रुपए 100 रुपए, ये भी कोई चेंज है? कोई चेंज नहीं है। ऐसे केस में इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ पूरे कोर्स में दोनों बुक्स मिला के 100 मार्क्स के पेपर में एक यही टॉपिक है जहां पे इलास्टिसिटी आपको जब निकालनी है ना तो उसका डेरिवेटिव लेना है। अरे मैम मैथ्स आ गया, घबराएंगे नहीं, बहुत एक ही इक्वेशन कराऊंगी वही आती है एग्जाम में, नंबर चेंज हो जाएगा, मैं 10 लिखूंगी तो सवाल 20 कर देगा, मैं 50 लिखूंगी तो सवाल 10 कर देगा, ऐसा ही चेंज होगा। बहुत ही बेसिक डेरिवेटिव हमको आना चाहिए जो मैं बता रही हूं आपको, और जैसा इसका नाम वैसा ही काम। एक बात बताओ, 5 लाख के मुकाबले ये 50 रुपए तो एक पॉइंट चेंज ही है ना, मतलब अगर मुझे अपने डिमांड कर्व पे ये 5 लाख रुपए वाली चीज, एक गाड़ी एक क्वांटिटी, ये 5 लाख में 50 रुपए का चेंज दिखाना पड़े ना, तो मैं यहां दिखा भी नहीं पाऊंगी, नहीं दिखा पाऊंगी ना। 5 लाख के ये इस एक्सिस के ऊपर यहाँ 5 लाख दिखा रही हूँ, 50 रुपए का ये चवन्नी चिल्लड़ का चेंज मैं कहाँ दिखाऊं अपने वाई एक्सिस पे? तो इसको इस समय पर जब बिल्कुल पॉइंट्स का चेंज आता है, बिल्कुल पॉइंट का चेंज आता है मेरे प्राइस में, क्वांटिटी की बात नहीं कर रही, प्राइस में, प्राइस में जब बिल्कुल छोटू सा चेंज आता है तो पक्की बात है डिमांड में कोई खास फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हायर साइड पर है। उस समय पे इस्तेमाल होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अच्छा आप ना बड़े प्यारे बच्चे हो, मुझको ना बस ये बताना, अगर मैंने एक इक्वेशन दी है Q इक्वल्स टू, लेट अस टेक एन एग्जांपल 20 + 2p, ये इक्वेशन, और ऐसी इक्वेशन आएगी, बस इसी इक्वेशन को मुझे ना dq/dp निकाल के बताओ क्या आएगा, बस खत्म आपका काम, यही करना है। कैसे लेते हैं डेरिवेटिव, कैसे करते हो, ये एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0 बन जाती है,
यहाँ पे जो पावर होती है 1 है, ये बेस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसी होती है ना 2 इंटू 1, और फिर पावर में से एक कम हो जाता है, तो पहले पावर 1 थी तो अब 0 हो गई, यानी कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज क्या? समझ नहीं आया, मतलब डेरिवेटिव्स कैलकुलेट नहीं किए 11th 12th में? कितने बच्चों ने नहीं किए? अरे वाह भाई वाह, कितने बच्चे, मतलब क्या नॉन मैथ्स? नॉन मैथ्स, अच्छा ठीक है, कोई घबराएंगे नहीं, जब हम बैठे हैं तो घबराएंगे नहीं, हम सिखाएंगे, मैथ्स की क्लास भी हम लगाएंगे। चलो आओ, आजो, चलो 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 आइएगा। देखो ना दोस्त, क्या होता है, देखो ना क्या होता है। लेट अस सपोज, अरे बातें काहे को कर रहे हो, इधर देखो, इधर सुनो। क्वांटिटी, एक मैं इक्वेशन आपको दे रही हूँ, इक्वेशन में आपको दे रही हूँ क्या, वही इक्वेशन लेते हैं। अभी मैंने क्या लिखा था, 20 + 2p। हमें निकालना है डेरिवेटिव, मतलब dq/dp मेरे को लेने का है। तो क्या होता है ना, ये वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना दोस्त, एब्सोल्यूट वैल्यू ये बन जाती है 0। जिनको आता है वो मुझे बताना, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। क्या ये वैल्यू 0 बन जाएगी? बन जाएगी। अच्छा, अब चेक करते हैं वो वाली वैल्यू जो किसी वेरिएबल के साथ है, मतलब 2p, क्या p की वैल्यू पावर 1 है? अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड पावर 1 होती है। जो पावर होती है ना, वो ये जो आगे नंबर लिखा है ना दोस्त, उसको बेस बोलते हैं। क्या 2 में ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्या बचा? p, और पावर में से एक कम कर देते हैं। अभी पावर 1 थी तो 1 में से 1 कम करके क्या बचेगा? 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। 2 इंटू 1 2, ये तो 0 था ही, क्या वैल्यू बची? 2। बस यही करना है हमें, हमारे इको के लिए बस यही इक्वेशन आएगी। यही इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन। ये नहीं कि मैम स्क्वायर आ गया, मैम क्यूब आ गया, कंट्रोल नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इंस्टीट्यूट हमसे नहीं, वो आपको पता है ना, फिर डी क्यू स्क्वायर समथिंग ऐसा, वो नहीं हमें करना है। हम मैथ्स नहीं कर रहे यहाँ पे, हमारे पास पावर्स में नहीं आएगा सम, पावर में नहीं आएगा इलास्टिसिटी। अगर निकालनी है तो इक्वेशन पावर में नहीं आएगी। चलो एक और जो है ना, हम जरा एक और जो है ना करके देखते हैं। मैंने कहा इक्वेशन किस लिए, बातें किस लिए शुरू हो गई? मैंने कुछ गलत किया, फिर आपने क्यों बातें शुरू की? इधर देखो, एक और करके देखो जिन्होंने नहीं पहले किया हुआ। लेट अस सपोज ये इक्वेशन है, इसका बताओ क्या आएगा? आया समझ अब आपको? पक्का? चलो एक और बताओ, ये इक्वेशन है, बताओ 3 वैल्यू। एक और इक्वेशन है, बोलो। बस ये करना है, खत्म काम, एक ही रहेगी। यही तो बोल रही हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ नहीं आएगा हमारे लिए। हमारे इको में, मैथ्स का मुझे नहीं पता आपका क्या चल रहा है, इको में स्क्वायर क्यूब ऐसा नहीं आएगा। सिंपल जो इक्वेशन ऐसी लिखी है उसी के ऊपर ही जो है ना हम अपना फोकस बनाकर चलेंगे। समझ में आती है आपको बात? अच्छा, तो बेसिकली क्या करेंगे हम, हमारे पास ईडी की वैल्यू क्या निकलती है दोस्त? कैसे निकलती है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो अब ना क्योंकि यहां पर तो मेरे पास ये क्वांटिटी और प्राइस की ऐसी कोई वैल्यूज दे ही नहीं रखी, नहीं दे रखी, तो हम ये वाले तो फॉर्मूले में डाल नहीं सकते वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने निकाला है ना, ये यहीं पर वो डी क्यू बाई डी पी जो आपने निकाला है ना ऊपर, जैसे इस केस में मेरा कितना आया था 50, इसमें 50 आया था ना, बस यहाँ पे 50 जो है ना 50 ये यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, इस पूरे की जगह 50 वैल्यू आ जाएगी। ये सवाल दे देगा कि ओरिजिनल प्राइस इतना है, ओरिजिनल क्वांटिटी इतना है। इन केस क्वांटिटी नहीं भी देता तो प्राइस दे रखा होगा ना, उस P की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देना, क्या Q निकल जाएगा? अब तो आपके पास Q और P दोनों हो गया ना। एक सवाल करते हैं, तब और बेहतर जो है क्लैरिटी आएगी। चल मैं इक्वेशन दे रही हूं, एक सेकेंड रुके, आई विल गिव यू एन इक्वेशन। और वही इक्वेशन इंस्टीट्यूट सप्लाई में भी इस्तेमाल कर लेता है, डिमांड चैप्टर में भी इस्तेमाल कर लेता है। तो आपकी बुक में है, आप मत खोजो कहाँ दे रखा है, आप जब सप्लाई चैप्टर करोगे आपको मिल जाएगा।
इक्वेशन मैं आपको दे रही हूं, मैंने आपको इक्वेशन दी क्वांटिटी इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, ये आपको दे रखा है एक डिमांड फंक्शन, आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। डिमांड फंक्शन ये आपको दे रखा है इतना, आपसे बोला है ईडी कैलकुलेट करो यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15 रुपए। समझ में आई बात? ठीक है, हमें क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ नहीं दोस्त, पूरे फिर से बोल रही हूँ, पूरे कोर्स में सिर्फ एक यही वाला टॉपिक ऐसा है जहां पर इक्वेशन आएगी, तो घबराना नहीं। और इक्वेशन आ गई, आंख बंद करके सवाल भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ही निकलेगा। हाँ मतलब पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, पढ़ लेना। कहने का मतलब क्या कि जब भी इक्वेशन आएगी और इलास्टिसिटी आपसे पूछेगा, आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या इसको मैं लिख सकती हूं dq/dp? क्या आंसर आएगा? क्या ये बात समझ में आई आपको? समझ में आई? समझ में आई। तो अब हमें निकालनी होती है ईडी, कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्योंकि बेसिकली अभी हम डेरिवेटिव से कर रहे हैं ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं dq/dp, और ये 10 वैल्यू यहां आ जाएगी। प्राइस तो 15 दे रखा है ना, क्वांटिटी कैसे निकालें? अरे दोस्त, ये इक्वेशन में P की वैल्यू 15 डाल दो ना, क्या क्वांटिटी आ जाएगी? मतलब क्वांटिटी है -100 प्लस 10p, -100 प्लस 10 की p 15, कितना? -100 प्लस 150, क्या 50 वैल्यू आएगी? यहाँ पे बस 50 डाल दो। बोलो ना क्या आ रही है वैल्यू? सिर्फ 3, -3, खत्म। ये करना था बस। पूरे कोर्स में एक यही जगह ऐसी है जहां इलास्टिसिटी आपको निकालनी है और एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस केस में आंख बंद करके डेरिवेटिव चिपका देना, इससे बढ़ के और कुछ नहीं करना। मैंने -100 और 10 पी लिया है, हो सकता है 100 और 10 की जगह फिगर कोई और आ जाए, पर ऐसा नहीं होगा मैम स्क्वायर आ जाए, मैम क्यूब आ जाए। अरे वो डबल डेरिवेटिव निकालना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें जब तक एक ये सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं फाइनल ईडी की वैल्यू कैसे निकाल पाऊंगी? और फिर हम कहें कि मैम नहीं स्क्वायर दिया तो वापस से एक और स्टेप आगे कर लेंगे, जब करना ही नहीं है तो क्यों कर लेंगे? समझ में आ रही है आपको बात? क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? लिख लो इस सवाल को, कर लीजिए। हेडिंग डाल दीजिएगा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद जो है ये सवाल कर देना। ईडी 3 बहुत बढ़िया, ऑनलाइन परफेक्ट। अक्षत, भूमिका, हर्षिता गुड, प्राची, अमन गुड, अक्षत, अमन बहुत ही बढ़िया। चलो मैंने सबके नाम ले लिए, नाराज मत होना कोई मुझसे। आया? समझ में आया? आइएगा बुक से पढ़ते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चलो जी चलो। द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा उस केस में फिर एक बात और बताओ, हम निकालते हैं dq/dp, उस केस में तो फिर dp/dq निकलेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल लेके वैल्यू में डालना पड़ेगा। इतने पंगों में नहीं डलना, इंस्टीट्यूट नहीं डालेगा आपको इतने पंगों में। इन केस अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना बच्चे, तो पूरी आगे की कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, फिर वो dp/dq की वैल्यू बन जाएगी ना। आप समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, the point elasticity of demand is the price elasticity of demand at a particular point on a demand curve. Concept of, अब underline करो, concept of point elasticity is used for measuring price elasticity where the changes in price is infinitesimal, यानी कि minute, बहुत ही छोटा सा, negligible,
बहुत कम, माइन्यूटेस्ट चेंज, ना के बराबर, इग्नोर किया जा सकता है। चलो, पॉइंट इलास्टिसिटी मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव रादर देन फाइनाइट चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो जब भी पॉइंट इलास्टिसिटी से वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या लेना है, इक्वेशन का डेरिवेटिव। अरे इक्वेशन दी है ना, मतलब डेरिवेटिव ही है, मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी ही है। ठीक है, क्या यही हमने आपको बताया? ये माइनस कहाँ से आया? रिश्ता उल्टा, किसका? प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, मतलब ये बस इन्होंने ये बताया, लेट अस सपोज आर पॉइंट पे निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे अभी हमने सीखा है। चलो जी, एक नया मेथड और ध्यान देंगे। अब एक मेथड होता है आर्क मेथड, आपने किया है क्या पहले? नहीं, अभी करेंगे। आर्क मेथड of calculating price elasticity. of calculating elasticity लिखेंगे क्योंकि ये मेथड ना हम आगे इनकम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी। चलो जी समझेंगे, अब इसको समझेंगे, ध्यान देंगे। देखो, मैंने ना आपको बोला क्या, मैंने कहा ये ना एक डिमांड कर्व है, एक पॉइंट ये है ओ पी ओ क्यू, एक पॉइंट ये है ओ P1 ओ Q1, लेट अस से बी पॉइंट। इसके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके अपने होंगे, मतलब प्राइस और क्वांटिटी एक्स वाई पे जो भी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है ना दोस्त, मैंने आपको बोला है आपको ना मुझे इलास्टिसिटी बतानी है ये ए और बी के बीच की। समझ पा रहे हो? अभी तक मैंने पॉइंट पे सिखाई थी आपको, एक पॉइंट पर। अभी क्या है, रेंज है एक। किसकी रेंज? रेंज ओवर अ डिमांड कर्व, रेंज जो प्राइजेस की डिफरेंट रेंज, उसके ऊपर। आप कहोगे मैम क्या मुश्किल है, दो प्राइस होंगे, दो क्वांटिटी होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, चिपका दो, है ना? चिपका दो। नहीं, क्यों, क्या पंगा है? दो प्राइस मिलेंगे यहाँ पे, दो क्वांटिटीज होंगी, मतलब यहाँ पे भी प्राइस क्वांटिटी कुछ होगा ना, तो प्राइस भी मिलेगा, क्वांटिटी भी मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला चिपका दो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ओवरऑल इलास्टिसिटी निकलेगी। तो बेटा मेरे को भी ओवरऑल ही निकालनी है ना दोस्त, ए से बी के बीच में, इस रेंज में मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है, मुझे भी यही निकालना है। पंगा क्या है, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रही कि प्राइस पहले क्या था, ओपी था या ओपी वन था। क्योंकि क्यों मैम, ये क्यों चाहिए दोस्त? इसके लिए चाहिए ना ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। जब मैंने आपको कहा, आप मुझसे पूछोगे नहीं मैम इसमें ओरिजिनल प्राइस P1 ले या P लें, आपने तो कुछ वो एरो भी नहीं मार्क किए, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, ऐसा आएगा ना सवाल? आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोशिश करो ऐसा सवाल लाने की मन में, कि जब मुझे ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी का नहीं आता पता, तो फिर क्या करूं? तो फिर लगाएंगे हम आर्क मेथड। बताएगा सवाल? अभी भी नहीं, क्योंकि बता दे फिर तो यही वाला सिंपल सा फॉर्मूला लग जाए। अभी तक आपने जो इलास्टिसिटी के सवाल किए थे, आपको याद होगा आपने ऐसे किए थे, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ₹6 टू डिक्रीजेस फ्रॉम ₹6 टू ₹4। तो मतलब पता था ओरिजिनल 6 है, चेंज के बाद 4 हो गया है। या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 4 से 6, तो मतलब पता था 4 पहले था 6 बाद में था, ओरिजिनल पता था। यहाँ पे भी ऐसा है नहीं, है नहीं। तो उस केस में क्या करना होता है हमको? उस केस में ना बेसिकली हम आर्क इलास्टिसिटी निकालते हैं, मतलब ओवर अ रेंज ऑफ प्राइस, ओवर अ रेंज ऑफ प्राइस। चाहे अब हमें ना फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस ओपी था पहले या ओपी वन था। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हम इस पंगे में पड़ेंगे ही नहीं ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी के। हम क्या करेंगे, दोनों को खुश जो है करेंगे। कैसे? इन दोनों का एवरेज लेके, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू
P1 प्लस P2 अपॉन 2 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। मतलब अरे छोड़ो ना ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि ओरिजिनल को लेंगे तो बाद वाला बुरा मान जाएगा, बाद वाले को लेंगे प्रेफरेंस तो ओरिजिनल वाला बुरा मान जाएगा। तो हम इन पंगों में पड़ते ही नहीं। सबसे बढ़िया क्या, मिड पॉइंट ले लो ना, मिड पॉइंट ले लो, एवरेज ले लो। तो बस एवरेज ले लेते हैं। यहाँ जो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी होता था, अब कोई ओरिजिनल नहीं है, हमारी नजरों में दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि हमको तो एवरेज लेना है। क्या मैथ्स मैं सही प्रकार से मैथ्स का अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 2 काट के? ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, खत्म। और मोस्टली 99% केसेस में सवाल आपको कहेगा आर्क लगाना है। मतलब क्वेश्चन अगर कह देना द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम ₹4 to ₹6, तो मैम पता है इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल कौन सा, तो क्या जरूरत है ये लगाने की? बेटा सवाल कह रहा है आर्क लगाओ, तो अभी सवाल कह रहा है तो फिर हम मजाक नहीं कर सकते ना, सवाल के साथ तो खेलना अलाउड नहीं है। तो सवाल कह दे आर्क लगाओ तो लगाओ, सवाल कह दे आर्क लगाओ तो लगाओ। अब पता है दूसरी जगह कहां फंसते हैं हम? P की वैल्यूज दे रखी हैं, Q की वैल्यूज दे रखी हैं, और हमने डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q लगाया, आंसर निकाला। आंसर मजे की बात दे ही नहीं रखा। 4 ऑप्शंस में डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q करके आंसर जो भी आया वो दे ही नहीं रखा। दोस्त सवाल गलत नहीं है, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट भूल गए हो। क्या? जो कि भूल जाओगे। अगर सिंपल मेथड से आंसर नहीं दे रखा ना तो आर्क से निकलेगा वो। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें आपको बुक में नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए, जब सवाल सॉल्व करोगे ना वहां पे ये एप्लीकेबिलिटी होगी। या तो सवाल कह दे कि आर्क लगाओ, आर्क को ना का दूसरा नाम मिड पॉइंट मेथड भी होता है। या तो सवाल कह दे आर्क मेथड लगाओ तो लगाओ, तो लगाओ, चाहे आपको पता है ओरिजिनल क्या है, लगाओ, क्योंकि सवाल कह रहा है। पर सवाल नहीं कह रहा और सिंपल मेथड से जवाब नहीं है तो घबराने का नहीं, आर्क के पास जाने का, आर्क की मदद मांगने का, आर्क से आंसर दिया होगा। किसी एक से तो देगा ना, जब सवाल बोल रहा है पूछ रहा है तो कोई तो आंसर देगा ना। ऐसा थोड़ी है सवाल दे देगा और आंसर नहीं देगा। तो अगर सिंपल मेथड से नहीं है तो आर्क से आंसर मिल जाएगा। 2 बातें मैंने बोली, अगर क्वेश्चन कह दे आर्क लगाओ तो लगाओ, तो लगाओ, और अगर सिंपल से आंसर ना दे रखा हो तो भी आर्क लगाओ, आर्क से आंसर मिलेगा। आपको आई मेरी बात समझ में? श्योर? ऑनलाइन आपको समझ में आया? मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहां पर हाँ बोलो, बताओ। उसके अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दे दोस्त तो भी आर्क से आंसर है तो आर्क के साथ ही जाना है। कोई तो एक वैल्यू मिलेगी ना। अगर आपको आपके दोस्त कह रहे हैं मैम नन ऑफ दीज भी अगर ऑप्शन दे रखा है, अरे दोस्त अगर ना तो सिंपल से आंसर है ना ही आर्क से आंसर है फिर तो नन के साथ ही जाओगे ना। पर अगर आर्क से आंसर है तो आर्क के साथ ही जाओगे। समझ में आ रही है बात? आया आपको समझ में? देखो ऐसे ना, क्योंकि हमारा पेपर है एमसीक्यू, तो ऐसे सवाल ना बहुत आएंगे। अगर ऑप्शन ये दिया हो, अगर ऑप्शन ऐसे हो, अगर बोथ हो, अगर नन हो, तो दोस्त पेपर सेटर हम नहीं हैं। जो डाउट हमारे मन में आ रहा है ना वो पेपर सेटर को पता है, तो वो इतना भी हमारे साथ कलाकारी नहीं दिखाएगा कि आंसर दे ही ना। और अगर नहीं दिया तब तो बेटा कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना नन के अलावा कहीं और जाने का। अगर सिंपल से नहीं दिया तो आर्क के पास जाओगे, आर्क से मिल जाएगा। और अगर दोनों से नहीं दिया तो बोलो बच्चे क्या ही करोगे, फिर तो नन के पास ही जाना है, उसी की शरण में जाना है। समझ में आई है बात? चलो, तो बेसिकली आर्क मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें इलास्टिसिटी निकालनी है ओवर अ रेंज ऑफ प्राइस, ओवर अ रेंज ऑफ price. Often we may be required to calculate elasticity over some portion of demand curve rather than a single point. Single point होता तो point elasticity पे निकाल लेते, पर over a range यानी कि ये A और B के बीच में ये range है।
इन अदर वर्ड्स अंडरलाइन करो, सवाल आएगा व्हेन द इलास्टिसिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ओवर अ रेंज ऑफ प्राइजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी वुड यू चूज? ऑप्शन ए पॉइंट मेथड, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मेथड, ऑप्शन सी इनकम इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी आर्क मेथड। आर्क मेथड, तो इसको आप अंडरलाइन करोगे अगली लाइन को। तो फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रादर देन चूज इनिशियल और फाइनल प्राइस। अरे क्यों कलेश में पड़ना है? ओरिजिनल चूज करेंगे तो दूसरे वाला बुरा मान जाएगा, फाइनल वाला। फाइनल को चूज करते हैं, ओरिजिनल वाला बुरा मान जाता है। तो दोनों को भैया नंबर लेने हैं ना, तो दोनों को राजी खुशी रखना पड़ेगा। मिड पॉइंट ले लो, कह रहे हैं मिड पॉइंट मेथड इज यूज्ड, इसीलिए इस मेथड को मिड पॉइंट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा क्या कह रहे हैं? वी ड्रॉप माइनस साइन एंड यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर एनालाइजिंग रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन के लिए माइनस हटा दो। माइनस क्योंकि आपने इलास्टिसिटी निकाली है, वो भी प्राइस वाली, तो प्राइस और क्वांटिटी का तो रिश्ता उल्टा होता है, माइनस आएगा। पर हाँ कंपैरिजन करना है प्रोडक्ट्स का, तो फिर ठीक है, आप हटा दो, इग्नोर मार दो। एनालाइजिंग रिजल्ट्स, एनालाइजिंग रिजल्ट्स, ठीक है, फाइनल वैल्यू से नहीं हटेगा। इंटरप्रिटेशन करनी है तो चलो इग्नोर कर दो। आई बात समझ में? जरा इसके ना कुछ सवाल करते हैं और हमें अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अच्छा अच्छा, एक और डाउट आता है, मैम मिड पॉइंट ले रहे हैं तो इसका मतलब कहीं जो वैल्यू आनी चाहिए वो इसके बीच में ही लाई करेगी? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये हमने यहाँ पर लिखी है। इट विल ऑलवेज लाई समवेयर बट नॉट नेसेसरली। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही बीच की वैल्यू आए, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। बस आओ जरा सवाल करते हैं। ट्वेंटी टू करेंगे, करो 22। देखो सवाल कह रहे हैं कौन सा मेथड? आर्क। फिर नहीं सोचना कि सिंपल से करें या क्या करें, सवाल कह तो रहा है आर्क लगाओ, मतलब मिड पॉइंट लेना ही लेना है। करके बताओ दोस्त, 22nd क्वेश्चन करके बताओ। सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट अ थिएटर राइजेस फ्रॉम P 120 से 200 पे आ गई। थिएटर मैनेजर ऑब्जर्व्स दैट द राइज इन प्राइस कॉजेज अटेंडेंस एट अ गिवन मूवी। लोग क्वांटिटी 300 लोग देखते थे, अब 200 देख रहे हो। अब बच्चा कहेगा मैम इसमें तो पता है ना कहाँ से कहाँ पे प्राइस गया। हाँ पता है, पर सवाल कह रहा है ना आर्क लगाओ, तो बहस नहीं करनी, आर्क लगाओ। आर्क लगा के क्या आएगा आंसर? ED डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। आप बताओ डेल्टा Q कितना? 100, डेल्टा P 80, P1 प्लस P2 मतलब कि 120 प्लस 200 320 अपॉन 500। सॉल्व करके 0.8 माइनस लगा दूं, माइनस में होना चाहिए आंसर, पर दे ही नहीं रखा, हम गलत है, सवाल गलत है, कोई गलत नहीं है। अगर अब आपको क्लियर हुआ ये चीज? कल जो थोड़ा सा डाउट था, अगर माइनस में नहीं दे रखा, एब्सोल्यूट वैल्यू तो है ना। हाँ सवाल या हम तब गलत होते जब 0.8 ही ना दिखता हमें, तब हम कह सकते थे, सोच सकते थे कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में या सवाल देने में। चलो अगर ये हुआ तो 25 भी करके बताओ। नहीं 23 करो, 23 भी है हमारे पास। देखो फिर से कह रहे हैं आर्क मेथड, तो लगा दो आर्क, बहस क्यों करनी है हमें। Suppose a department store has a sale on its silverware. If the price is reduced from 300 से 200, क्वांटिटी है 3000 से 5000 पे, ED निकालना है। मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप भी कंजूसी नहीं करोगे कि लिख तो लिया, याद तो है, छोड़ो, लिखोगे। डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। डेल्टा Q 2000, डेल्टा P 100, प्राइस 500 और 8000। जवाब दो क्या आ रहा है? 1.25। पर माइनस में तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो ऑप्शन
सी। ठीक है जी, ठीक है। यूजुअली दोस्त आर्क इलास्टिसिटी से जब सवाल आता है ना, सवाल के जवाब में ऑप्शंस में माइनस होता ही नहीं है, यूजुअली माइनस होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि गलती है कुछ। ठीक है, आगे देखेंगे। 25 करो, 25 करो। इफ द लोकल पिज़्ज़ेरिया रेजेस द प्राइस फ्रॉम 60 से 100, डिमांड हो गई है 700 से 100, क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 700 टू 100 पिज़्ज़ास। ठीक है, ईडी निकालना है, फिर से वही डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। बोलो डेल्टा क्यू 600, डेल्टा P 40, प्राइस 160 अपॉन 800। क्या ऐसे किया आपने भी? यही वैल्यूज लिखी हैं 3D। चले 56 क्वेश्चन, जरा देखो 56 में क्या प्रॉब्लम आ गई। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कोई और सवाल तो नहीं है। अच्छा 28 तो करना, जरा 28 करके बताना, क्वेश्चन नंबर 28 करके बताओगे आप। पॉइंट इलास्टिसिटी कब इस्तेमाल करूं? जब चेंजेस पॉइंट्स में है, चिल्लड़ का है, अठन्नी चवन्नी का है, बहुत छोटू सा है प्राइस का चेंज। जवाब दो। ऑप्शन सी। ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू अ प्राइस ऑफ कार्स बीइंग लोड बाय 100 रुपए। लाखों की गाड़ी में 100 रुपए कम कर दोगे तो क्या बहुत बड़ा चेंज है? पॉइंट इलास्टिसिटी से सिर्फ 2 सवाल आते हैं, एक ऐसा जैसा बुक में अभी दिया है, ऑटो का प्राइस जो है, अच्छा यहाँ पे तो कार का प्राइस बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेट अस सपोज ऑटो का प्राइस चेंज कर दिया, बाइसिकल का कर दिया, किसी का भी कर दिया, चेंज चेक कर लो, छोटू सा चेंज है पॉइंट। और दूसरा सवाल कैसा आएगा? वही जो हमने अभी किया है इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है जी, करना 33 क्वेश्चन, 33 करेंगे। अच्छा ये इनकम से है, इसको अभी रहने दो, होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही, बस क्योंकि वहां पे प्राइस नहीं लिखा है, इनकम लिखा है, तो इसलिए अभी मैंने छुड़वा दिया। इनकम इलास्टिसिटी में करेंगे। दोस्त 56 किसने पूछा है मुझसे? 56 ही पूछा है ना आपने? किसने पूछा है? किन्होंने पूछा था दोस्त 56? 56 तो हमने किया ही नहीं है। हाँ ये देखो, अभिमन्यु 56 तो हमने किया ही नहीं है। कहाँ गायब हो दोस्त? 56 नहीं किया ना? नहीं किया, कहाँ गायब हो मेरे लाल? चलें दोस्त, एक नया मेथड क्या, एक और चीज आप मुझे जवाब दोगे, आइएगा। अच्छा मेरे को ना एक बात बताना, क्योंकि हमें रटना नहीं है ना कुछ भी, हम समझेंगे और फिर चेक करेंगे कि बुक में वही बात हमारी वाली लिखी है या नहीं। मुझे जल्दी से बताओ, इलास्टिसिटी की आत्मा कहाँ से कहाँ तक भटकती है? 0 से इन्फिनिटी। आओ जरा, पेज नंबर 19 है आई गेस आपकी बुक का। कौन सा पेज नंबर? हाँ जी 19। 19 पे क्या चेक करना, पहला पॉइंट यही लिखा है। हाँ, नेक्स्ट में क्या लिखा है आप चेक नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, आप मेरा जवाब दोगे और फिर हम देखेंगे जो हम बोल रहे हैं वो बुक में लिखा है या नहीं। आप मेरी बात का जवाब दोगे। अच्छा जल्दी से बताओ, हमने 2 प्रकार के डिमांड कर्व की शेप की है, स्टीप और फ्लैट। जल्दी से बताओ, इलास्टिसिटी की वैल्यू यहां पर लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, और यहां पर क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि डिमांड कर्व जितना ज्यादा स्टीप होगा उतनी इलास्टिसिटी कम होगी? जरा दूसरा पढ़ो, जितना स्टीप होगा, स्लोप अक्षर छोड़ दो, मुझे करवाना है बस, जितना डिमांड कर्व स्टीप होगा उतनी इलास्टिसिटी कम होगी। अगला नहीं पढ़ोगे, मेरी बात का जवाब दोगे, जवाब देना मुझे।
एक बात बताओ, टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर, कार, बाइक, कुछ भी, सोफा, डाइनिंग टेबल, कुछ भी, अगर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या बहुत से लोग होंगे जो इसकी डिमांड कम कर देंगे? हाँ या ना? वही लोग खरीदेंगे ना जिनको बहुत ज्यादा जरूरी होगा, भैया सोफा तो है ना, चूहे काट पाट के चले गए हैं, खुद के बैठने के लिए जगह नहीं है, चलो खरीद लेते हैं। एनी हाउ, कहने का मतलब क्या, कि अगर इन प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ जाएं तो क्या इनके बढ़े हुए प्राइजेस का असर डिमांड पर आएगा? आएगा। क्या ज्यादा डिमांड पर आएगा? आएगा। क्या इन प्रोडक्ट्स की डिमांड, मैं कह सकती हूं, इलास्टिक है? परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड परफेक्ट जैसी हरकतें हम नहीं करेंगे। सवाल कह दे टीवी ना परफेक्टली इन इलास्टिक, मान लूंगी मैं। सवाल कह दे टीवी ना परफेक्टली इलास्टिक या इन इलास्टिक, मैं मान लूंगी। खुद से ये हरकतें नहीं करूंगी, खुद से हरकतें नहीं करूंगी। मम्मा पापा परमिशन दे देना, जा बेटा रात को दोस्त के घर में रुका, तो चले जाओ, फिर डांट नहीं पड़ेगी। खुद से पूछ के देख लो, आज मैं रुक जाऊं मम्मी, तो फिर आपको पता है क्या होगा। मतलब मम्मा पापा कुछ कह दे तो बढ़िया, ऐसे इंस्टीट्यूट कह दे, सवाल कह दे तो बढ़िया बात, खुद से हरकतें नहीं करनी, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। सवाल कह दे परफेक्ट तो मान लेंगे, अपनी तरफ से कभी भी परफेक्ट अक्षर नहीं जोड़ना है। ठीक है जी। हाँ, दूसरा केस कब, कि अगर लेटस सपोज इलास्टिक होनी चाहिए पर ऑप्शन है ही नहीं रिलेटिवली इलास्टिक का, ऑप्शन है परफेक्टली इलास्टिक का, फिर चले जाओ, फिर चले जाओ, गो सर्च फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अभी जैसे एक चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर माइनस नहीं दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जा सकते हैं। ऐसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है जी। मतलब अगर अगर ये प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रही हूं तो ये डिमांड इलास्टिक होंगे या इन इलास्टिक होंगे? इलास्टिक होंगे। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के प्राइस का असर इनकी डिमांड पे बहुत ज्यादा आने वाला है। क्या नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है? अगला बात बताना मुझे। नमक, 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 सॉल्ट, फीका खाना पसंद कर लोगे या हल्का नमक वाला पसंद कर लोगे? दो ऑप्शन है आपके पास। हल्का नमक मतलब कुछ नमक तो चाहिए ना, चलो हल्का तो बर्दाश्त कर लेंगे पर फीका नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, अब नमक के प्राइस अगर बढ़ गए तो क्या फीका खाना खा लोगे? नहीं खाओगे, नमक तो चाहिए ना। तो डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। रिलेटिव या परफेक्ट? अपनी तरफ से तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब हाईली इन इलास्टिक। सवाल कह दे परफेक्टली इन इलास्टिक तो ओके, यही बात यहां लिखी है। क्या कह रहे हैं? डिमांड फॉर सॉल्ट इज हाईली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आई? अच्छा, इसके कंपैरिजन में वीट और राइस की डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक? भाई वीट, राइस, ज्वार, बाजरा कुछ क्वांटिटी में तो चाहिए ना, जिनको जिनको आदत है खाने की उनको तो चाहिए। अभी जैसे जितना आप साउथ में आप जाएं, चावल उन्हें चाहिए ही चाहिए। जितना आप साउथ में मूव करते रहेंगे उनको दिन में एक टाइम तो चावल चाहिए ही चाहिए। क्या उन लोगों के ऊपर चावल के प्राइसेस अगर बढ़ जाए तो असर ज्यादा आता होगा? नहीं आता होगा, उन्हें चाहिए, हैबिचुअल, यूज टू। इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। रिलेटिव या परफेक्ट? रिलेटिवली इन इलास्टिक। आई बात समझ में? चारों पॉइंट आगे देखिएगा। अब करते हैं ये वाला मेथड, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सवाल तो पक्का अटकता है, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं किसी चैप्टर में कि हाँ वहां से है उम्मीद, चांसेस 99.9% है, आता है। दिस टॉपिक इज वन ऑफ देम कि हाँ यहाँ से चांसेस होते हैं, सवाल आते हैं, आपको बैक में क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके। तो इसको कॉन्सेप्ट आज समझेंगे, सवाल अगर समय रहा तो अभी कर लेंगे, नहीं तो कल शुरुआत में इसी के सवालों की जो है प्रैक्टिस करेंगे। चलो ध्यान देना, बताना मुझको। दोस्त ये वाला जो मेथड है ना, फिर से क्या मैं कहूंगी,
इस मेथड का नाम है टोटल आउटले मेथड। आउटले का मतलब होता है खर्चा, इसीलिए इसका दूसरा नाम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है। आई बात समझ में? इतनी बात ठीक है। डिस्क्लेमर, हमने इलास्टिसिटी 5 प्रकार की हैं। कौन सी? रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, 5 की है ना। ये वाला मेथड ना कहता है मैं अगर मेरे हिसाब से इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो ना तो सिर्फ 3 प्रकार की होगी, और वो 3 प्रकार आप सोच के बताओ। इसने कौन से 2 को इग्नोर मारा होगा? परफेक्ट वाले दोनों केसेस इसने इग्नोर मार दिए। कहते हैं अगर आप टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी निकालना, कैसे निकालते हैं वो तो मैं बताऊंगी, पर अगर इस मेथड का इस्तेमाल करना चाह रहे हो ना आप, तो भाई भूल जाओ परफेक्टली इलास्टिक अक्षर या परफेक्टली इन इलास्टिक। ये परफेक्ट अक्षर तो हटा दो, मैं इसमें नहीं बताऊंगा। जो भी वैल्यू आएगी, जिस भी प्रकार से आएगी, जैसा भी डिसीजन लेंगे ना, वो इन दोनों में तो नहीं लेंगे। तो जो भी मेरा डिसीजन रहेगा, मैं कहूंगी या तो मेरी डिमांड यूनिट इलास्टिक है, या मेरी डिमांड इन इलास्टिक है, या मेरी डिमांड इलास्टिक है। मतलब रिलेटिव टर्म्स में ही बात हो रही है। जब तक नहीं कहा तो रिलेटिव ही मानते, परफेक्ट हम अपनी तरफ से मानते नहीं। ये मेथड भी यही कहता है। करना कैसे वो तो अभी देख रहे हैं, पर कहता क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, टोटल आउटले का मतलब खर्चा, इसका दूसरा नाम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और ये परफेक्ट वाली हरकतों पर ध्यान नहीं देता है, ये रिलेटिव टर्म्स और यूनिट इलास्टिक में खेलता है। क्लियर है ये बात? ठीक है दोस्त, आगे देखना। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? इलास्टिसिटी का या इन इलास्टिसिटी डिमांड अगर हमें बोलनी है तो हमारा डिसीजन किस पे निर्भर करता था? हम प्राइस और क्वांटिटी के चेंजेस देखते थे, है ना? यही करते थे। आज हम कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, है ना? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, हम वो जो है ना चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमको चेंज देखना है ना, वो पता है किसका देखना है? बोलो ना, आपको क्या लगता है? अब मेरे पास 3 चीजें आ गई, एक प्राइस, एक क्वांटिटी, और इन दोनों के ऊपर जो खर्चा किया होगा उसी से ही तो टोटल खर्चा आएगा, है ना जी? टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? कैसे आएगा भाई? मैंने 10 यूनिट्स परचेज किए, लेट अस सपोज 10 रुपए पर यूनिट पे, तो मेरा प्राइस क्या चल रहा है? 10 रुपए पर यूनिट का। यूनिट्स कितने लिए? 10 यूनिट्स लिए, तो मैंने टोटल कितना खर्चा किया? 100 रुपए का किया। तो अब मेरे पास 3 चीजें हैं, प्राइस प्रोडक्ट का, क्वांटिटी प्रोडक्ट की, और तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर। अब दोस्त जो भी हम डिसीजन लेंगे इलास्टिक या इन इलास्टिक का, वो निर्भर करेगा प्राइस और इस एक्सपेंडिचर पर। अब हमें इसका डायरेक्शन देखना है, इसका प्रोपोर्शनेट चेंज देखना है। अब क्वांटिटी को कंसिडर नहीं करना है, यानी कि डेल्टा पी और क्यू का जो हम देखते थे ना, वो नहीं देखना। अब टोटल एक्सपेंडिचर देखना है, प्राइस देखना है। ये बात समझ में आ रही है? अब आगे देखो, सुनना ध्यान से। मैं आपसे क्या कह रही हूं, आपकी बुक की फिगर में ले रही हूं इजी कंपैरिजन के लिए। चलो देखना, मैंने कहा मैं कुछ केसेस बनाऊंगी, उससे हम जो है अपने आंसर्स पे पहुंचेंगे। मैंने कहा जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, प्लीज बुक में नहीं स्क्रीन पे यहां देखोगे, बुक में यही टेबल बना है जो मैं यहां बना रही हूं। प्राइस अगर मेरा प्रोडक्ट का 3 रुपए है, उस समय मैंने क्वांटिटी खरीदी है 40 यूनिट्स। अगर दोस्त प्राइस कम हो गया, 2 पर आ गया, तो आप बताओ डिमांड कम या ज्यादा? ज्यादा। कितनी? 60 रुपए।
आप मुझे बताना टोटल खर्चा कितना हो रहा है, यहां पर 120। समझने की कोशिश करना, आपको लेट अस सपोज पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए, हाँ, लेट अस सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपए, और आपने मम्मा पापा से कहा अगले महीने से ना हमें 150 रुपए दो, महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा, मम्मा पापा ने मना कर दिया, कहते नहीं बेटा 100 रुपए ही मिलेंगे, तुम अपना एडजस्टमेंट करो कैसे करना है, तुम अपना एडजस्टमेंट करो कैसे करना है, मिलेगा तो तुम्हें 100 रुपए ही। मतलब प्राइस कम हो तो भी पापा कहते हैं 100 रुपए ही दूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में चीजें सस्ती हो गई तो अब मैं तुम्हें 100 के 90 रुपए देना शुरू कर दूंगा, नहीं, पापा कहते हैं आई एम नॉट बायस्ड। प्राइस महंगे हो सस्ते हो, भैया तुम्हारी तनख्वाह पॉकेट मनी 100 रुपए ही रहेगी, तुम्हें इतने में ही एडजस्ट करना है। मतलब प्राइस बढ़े या ना बढ़े, खर्चा करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है, 100 रुपए ही। ये वही केस है, हमारे पास 120 ही हम खर्चा कर सकते हैं या कर रहे हैं। प्राइस वेरिएशन के बाद हमने अपनी डिमांड में क्वांटिटी में इस प्रकार की एडजस्टमेंट की कि खर्चा नहीं बदला। ऐसा होता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, पॉसिबल है ये चीज। भैया इतने में ही मुझे लेकर आना है, घर से मम्मा पापा ने 100 रुपए दिए हैं, बेटा सब्जी इसी में लानी है, अब अगर महंगी है तो तू क्वांटिटी कम ले आई हो, सस्ती है तो तू ज्यादा ले आई हो, पर 100 रुपए ही है बजट सब्जियों पर, इतने में ही तुम्हें गुजारा करना है। ये वो केस है। मतलब प्राइस अगर मेरा कम हो तो भी मेरा खर्चा 120 ही रहेगा, और उल्टा भी तो हो सकता है ना, प्राइस 2 से 3 पर हो गया तो भी खर्चा 120 ही है। मतलब खर्चे पे कोई चेंज नहीं आया है, खर्चे पे कोई चेंज नहीं आया है। इस केस को बोलेंगे डिमांड कैसी है जी, यूनिट इलास्टिक है। अब यहां पे आपको कोई वैल्यूज नहीं कैलकुलेट करनी, डेल्टा पी, डेल्टा टीई, ओरिजिनल पी, ओरिजिनल टीई, ना दोस्त ना, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं करना। यहां पे आपको डायरेक्शन में खेलना है। सवाल कहता है क्या, एक सवाल है जो आपके दोस्त ने 56 पूछा है ना, जो कॉन्सेप्ट सवाल पूछा है वो इसी कॉन्सेप्ट से है। क्या सवाल है मैं आपको बताती हूं। एक मित्र हैं आपके अर्जुन, कहते हैं कॉफी के कोई भी प्राइसेस हो जाएं, ये बंदा ना 100 रुपए ही खर्च करेगा। बोलो इलास्टिसिटी कितनी, यूनिट इलास्टिक, बात खत्म, खत्म बात। यही करना है इसमें, यही करना है। दूसरा केस समझना, अभी तो और अच्छे से करेंगे, अभी तो हम सिर्फ आपकी उससे दोस्ती करवा रहे हैं टॉपिक से, ध्यान देना। नेक्स्ट क्या हुआ, जब प्राइस 3 था, मैं खरीद रही थी 40 यूनिट, प्राइस कम हो गया तो इस केस में खर्चा 120। प्राइस कम होने पे मेरा मन किया भैया प्राइस कम हो गया तो मैं ज्यादा खरीद लेती हूं, ज्यादा खरीदने से मेरा खर्चा भी तो बढ़ गया। ज्यादा खरीदने से, पहले वाले में मम्मा पापा की स्ट्रिक्टनेस थी इतने से ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा सस्ता हुआ चलो ज्यादा खरीद लेते हैं। और अगर उल्टा कर दूं 2 से 3, भैया महंगा हुआ है तो 70 से 40 पर आ जाऊंगी मैं, तो उस हिसाब से मेरा खर्चा भी तो बदल जाएगा ना। तो जब प्राइस ज्यादा था तो खर्चा मैं 120 कर रही थी, प्राइस कम हुआ ज्यादा क्वांटिटी खरीदी तो खर्चा भी ज्यादा हो गया। ऐसे केस को क्या कहा जाएगा, आप बोलो, अच्छा आप बोलो, डिमांड चेंज हुई ना, चेंज तो हुई, उसकी वजह से खर्चा भी बदला ना, खर्चा भी बदला। आप मुझे बताओ क्या खर्चा इस केस में आपको ऐसा लग रहा है ज्यादा बदल रहा है, छुई मुई ज्यादा है, मतलब जरा सा प्राइस कम करती हूँ तो खर्चा मन करता है ज्यादा कर लूँ, सस्ता हो गया है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, इसको इलास्टिक नाम दूं या इनइलास्टिक? इलास्टिक नाम दूंगी। अच्छा इस केस में बताना ईडी की वैल्यू क्या है, और इस केस में बस यही डिसीजन है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी कि ग्रेटर देन 1 में कितनी वैल्यू, 2, 2.5, 1.5 ना, वो सब नहीं, बस इतना।
आगे देखना, आगे देख, अभी क्रक्स बताऊंगी कि मैम अब आप कहोगे कि मैम ये हर बार टेबल बना के आंसर करें ना, तो अभी तो समझना है एग्जाम में कैसे करना है वो अभी बताएंगे। लेट अस सपोज प्राइस था मेरा 3, खरीदे 40 यूनिट, प्राइस आया 2, खरीदे 45 यूनिट, ज्यादा नहीं बढ़ाया, पहले देख रहे हो 40 से 70 बहुत ज्यादा यूनिट्स बढ़ा दिए, अब मैंने बढ़ाए तो सही पर उतने ज्यादा नहीं बढ़ाए। क्या आप समझ रहे हो प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा है, मतलब मैं डर रही हूं क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाने से। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पहले तो खर्चा बताओ, 120 और 90, आपको क्या लग रहा है इस केस में जो डिमांड बढ़ी है, जो असर आया है, चेंज आया है डिमांड पे, वो प्राइस के मुकाबले कम है या ज्यादा है? कम है ना, मैं डर रही हूं ना, ज्यादा बहुत ज्यादा से नहीं बढ़ाया मैंने अपनी डिमांड को। पहले वाले केस में 40 से 70 कर दिया, अभी सिर्फ 40 से 45 किया। इलास्टिक या इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। जल्दी से बताओ वैल्यू ईडी की लेस देन 1। ये 3 समझ में आए? अब आपको क्रक्स बताते हैं। क्रक्स क्या? क्रक्स क्या? अगर मेरा प्राइस और प्राइस के चेंज होने से, यानी कि अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है ना कोई चेंज, उस केस में ईडी की वैल्यू 1 होती है, यूनिट इलास्टिक होता है। दूसरा केस, अगर मेरा प्राइस कम, खर्चा ज्यादा, प्राइस ज्यादा, खर्चा कम, क्या ये आपको लग रहा है मैम ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन है? किसकी? प्राइस और खर्चे की। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, रिलेटिवली इलास्टिक। तीसरा केस, अगर मेरा प्राइस बढ़ गया, प्राइस मेरा अगर बढ़ गया है 2 से 3 पर अगर हो गया है तो 90 से 120 ये भी बढ़ गया खर्चा। और अगर मेरा प्राइस कम हुआ है तो खर्चा भी कम हुआ है। क्या ये चेंज आपको लग रहा है सेम डायरेक्शन है? किसका? प्राइस और खर्चे का। उस केस में इन इलास्टिक जो है ना वो हमारी ना डिमांड कहलाती है। फिर से बोलेंगे, अब मुझे ये बताओ क्रक्स अगर मुझे लिखना हो, अगर मेरा प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, इलास्टिसिटी कैसी? 1, यूनिट इलास्टिक। कैलकुलेट नहीं करना, वैल्यू कैलकुलेट करने बैठ जाओ, नहीं करनी, कभी नहीं करनी, कभी नहीं करवाएगा सवाल आपसे। आगे, अगर मेरा प्राइस बढ़ता है, मेरा टोटल खर्चा गिरता है, मेरा प्राइस गिरता है, टोटल खर्चा बढ़ता है, चेंज कैसा है? ऑपोजिट चेंज है। तो क्या होगा इस केस में? ईडी ग्रेटर देन 1। अगर मेरा प्राइस बढ़ा, मेरा खर्चा भी बढ़ गया, मेरा प्राइस कम हुआ, मेरा खर्चा भी कम हो गया, डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन है, सेम चेंज है। इस केस में ईडी लेस देन 1। इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक, इसको बोलेंगे इलास्टिक, इलास्टिक, और इसको बोलेंगे इन इलास्टिक। ये चेंज किसका देख रहे हैं? एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूं। अब बताओ, प्राइस और अगर टोटल एक्सपेंडिचर का रिश्ता उल्टा, इलास्टिक या इन इलास्टिक? इलास्टिक। ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिश्ता सीधा, इन इलास्टिक। ईडी की वैल्यू 1 के बराबर, लेस देन 1। ईडी की वैल्यू लेस देन 1। प्राइस अपना भाग रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, यूनिट इलास्टिक। ईडी की वैल्यू 1। समझ में आया? मैंने बोला क्लास खत्म है? नहीं, अभी नहीं, मैं बोल रही, एक बार बुक से बस 2 मिनट और फिर आप जा सकते हो। हाँ, एक ही चीज
इतनी बार देख लो, जब मुझे परवाह नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को इतनी बार आपके लिए तो बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए क्लास में, घर पे आपको दिक्कत ना होती, तो ये दिस यू शुड अप्रिशिएट। नहीं, बच्चे कह रहे हैं मैं एक ही चीज़ को बार बार करा रही थी, तो अच्छी बात है ना। एक तो आप लोगों के लिए घर के लिए बर्डन नहीं है, चीज़ें दिमाग में भर नहीं जाएंगी तब तक मैं छोड़ती नहीं। चलो जी, अच्छा चलो 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 जल्दी, चलो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, बस 2 मिनट मुझे दे दीजिए, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे। कह रहे हैं प्राइस बढ़े या कम हो, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, ईडी की वैल्यू, प्राइस बढ़ा ये कम, ये कम ये ज्यादा, चेंज ऑपोजिट डायरेक्शन का है, उस केस में ईडी ग्रेटर देन 1 या इलास्टिक। ये इंक्रीज ये डिक्रीज, सेम डायरेक्शन का चेंज, उस केस में ईडी की वैल्यू लेस देन 1। जरा चेक करें क्या यही बातें यहां लिखी हैं, देखो ना, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ठीक है जी। और ये आगे क्या है, यही टेबल जो मैंने अभी आपको बना के दिखाई ना, वो यही टेबल है। और एक ये लाइन जो मैंने आपको बताई कि ये जो मेथड है ना, वो इलास्टिसिटी किस में डिफाइन करता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। ये परफेक्ट वाली चीजों को छोड़ देता है, इसी वजह से ये मेथड लेस एग्जैक्ट होता है। ये तो बता देगा इलास्टिक या इन इलास्टिक, पर ये नहीं बताएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है ना वो नहीं बताएगा। समझ में आया? चलो जाओ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।